हर किसी के पसंदीदा स्पेस प्रोब्स जिन्हें द वॉयजर्स कहा जाता है फिर से सुर्खियों में है। हाल ही में ऐसा लग रहा था जैसे हमने हमेशा के लिए वॉयजर 1 के साथ कम्युनिकेशन खो दिया है। 12 दिसंबर 2023 को नासा ने बताया कि वॉयजर 1 के फ्लाइट डेटा सिस्टम, जिसमें 3 ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम शामिल हैं, ने बाइनरी गिबरिश डेटा को पृथ्वी पर वापस भेजना शुरू कर दिया है। ये वंस और जीरोस के रिपीटिंग पैटर्न थे जिनका इंजीनियर्स के लिए कोई सेंस नहीं बन रहा था। जब पहली बार ग्लिच हुआ तब भी इंजीनियर्स डिस्टेंट प्रोब को सिग्नल्स भेज सकते थे और बता सकते थे कि ये अभी भी काम कर रहा है, लेकिन कुछ गलत था। पहली चीज जो नासा ने करने की कोशिश की वह थी सिस्टम को रिबूट करना, लेकिन वह काम नहीं आया और प्रोब नॉनसेंस सिग्नल भेजता रहा। लेकिन महीनों तक हर तरकीब आजमाने के बाद नासा के इंजीनियर आखिरकार एक सॉल्यूशन लेकर आए। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले वॉयजर 1 प्रोब पर एक नजर डालते हैं और आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग टीम के लिए इस ग्लिच को ठीक करना कितना रिमार्केबल था। सबसे पहले ये आश्चर्यजनक है कि वॉयजर 1 और 2 प्रोब लगभग 47 वर्षों से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं और नासा इन प्रोब्स को ऑपरेशनल रखने के लिए हर कोशिश कर रहा है ताकि उनसे इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा डेटा प्राप्त हो सके। संभव है और ये उम्मीद भी है कि वे अंतरिक्ष में अपनी 50वीं एनिवर्सरी के लिए ऑपरेशनल होंगे। वॉयजर 2 को पहली बार 20 अगस्त 1997 को लॉन्च किया गया और वॉयजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था, जो इन्हें सबसे पुराने एक्टिव स्पेस प्रोब्स बनाता है। वॉयजर प्रोब्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें 4 साल तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था। जब वॉयजर 1 का कम्युनिकेशन ग्लिच पहली बार सामने आया तो नासा के इंजीनियरों ने सोचा कि शायद अब वॉयजर 1 के साथ कम्युनिकेशन का अंत हो जाएगा और बहुत टेंस सिचुएशन थी। हम प्रोब की इतनी अकम्प्लिशमेंट के बाद उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं खोना चाहते। वॉयजर 1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसक्राफ्ट है जिसने कुछ रिमार्केबल उपलब्धि हासिल की है। ये एक साइंटिफिक लेजेंड है। इससे यह पता चला कि जुपिटर के कई मून्स में से एक मून आयो सिर्फ एक डेड रॉक नहीं बल्कि एक सुपर वॉल्केनिक वर्ल्ड है। अंतरिक्ष में चंद्रमा पर फूटते हुए वॉल्केनो की यह कलर्ड प्रोसेस्ड इमेज इतनी अविश्वसनीय थी कि इसने हर किसी के होश उड़ा दिए और ये नासा के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। वॉयजर 1 द्वारा ली गई सैटर्न की इस ब्रेथ टेकिंग इमेज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। न सिर्फ ये पिक्चर अविश्वसनीय थी बल्कि प्रोब से ये भी पता चला कि सैटर्न के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के सरफेस पर वास्तव में लिक्विड वाटर हो सकता है। तो वॉयजर 1 का क्या हुआ और किस कारण से स्पेसक्राफ्ट ने सामान्य रूप से कम्युनिकेट करना बंद कर दिया? असल में हुआ ये कि एक क्रिटिकल सिस्टम खराब हो गया था। वॉयजर 1 का फ्लाइट डेटा सिस्टम एक इसेंशियल कंपोनेंट है जो स्पेसक्राफ्ट को उसकी गहरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान ऑटोनोमसली कार्य करने में सक्षम बनाता है। फिलहाल प्रोब पृथ्वी से अविश्वसनीय 15.5 बिलियन माइल्स दूर है। ये फैक्ट कि हम प्रोब के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एक अमेजिंग उपलब्धि है, लेकिन इसका एक चौंकाने वाला कारण है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन पहले हम ग्लिच पर वापस आते हैं। वॉयजर 1 का फ्लाइट डेटा सिस्टम एक साथ काम करने वाले अलग अलग कंपोनेंट से बना है जो स्पेसक्राफ्ट के ऑपरेशंस को मैनेज करता है। इनमें सेंट्रल कंप्यूटर डेटा स्टोरेज यूनिट, कमांड इंटरफेस और एलिमेंट्री सिस्टम्स शामिल हैं। वॉयजर 1 पर प्राइमरी कंप्यूटर कमांड और डेटा सबसिस्टम यानी CDS है जो पृथ्वी से भेजे गए कमांड को प्रोसेस करता है और स्पेसक्राफ्ट के फंक्शंस को मैनेज करता है। यदि आप वॉयजर्स के कंप्यूटर से परिचित नहीं हैं तो आप इसे जरूर देखना चाहेंगे। मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के अनुसार वॉयजर 1 का कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही प्राचीन है। कमांड और डेटा सबसिस्टम में सिर्फ 68 किलोबाइट मेमोरी और 8 किलोहर्ट्ज की प्रोसेसिंग स्पीड होती है, जो लगभग 8000 इंस्ट्रक्शंस या साइकिल पर सेकंड है। आपको ये अंदाजा देने के लिए कि ये 3 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड वाली मॉडर्न डे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कितनी प्रिमिटिव है, ये पर सेकंड 3 बिलियन साइकिल्स एग्जीक्यूट करती है, जबकि आजकल के सारे स्मार्टफोन्स में 32 GB मेमोरी होती है। इनकी स्टोरेज में अंतर ऐसा है कि जैसे 32 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के पानी की तुलना एक कप में 68 बूंद पानी से की जा रही हो। गड़बड़ी की समस्या फ्लाइट डेटा सिस्टम में हुई, जो स्पेसक्राफ्ट के ओवरऑल आर्किटेक्चर का एक इसेंशियल कंपोनेंट है, जो अपने मिशन के दौरान कलेक्ट किए गए डेटा के मैनेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है। फ्लाइट डेटा सिस्टम्स का प्राइमरी पर्पस वॉयजर 1 के इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स द्वारा कलेक्ट किए गए साइंटिफिक डेटा को प्रोसेस और ट्रांसमिट करना और उसे वापस पृथ्वी पर ब्रॉडकास्ट करना है।
आप इसे स्पेसक्राफ्ट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रूप में देख सकते हैं, जो इसके अलग अलग सब सिस्टम्स और इसकी पूरी जर्नी के दौरान स्मूथ ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता है। महीनों तक यह पता लगाने की कोशिश करने के बाद कि क्या हो रहा था, नासा के इंजीनियरों ने पाया कि लगभग 3% फ्लाइट डेटा सिस्टम की मेमोरी करप्ट हो गई थी। ये संभव है कि खराबी डीप स्पेस में चार्ज पार्टिकल्स के कारण हुई हो या ये केवल पुरानेपन के कारण हुआ हो। मिशन के इंजीनियर्स चिप को रिपेयर नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने फेल्ड चिप पर मौजूद करप्टेड कोड को टुकड़ों में तोड़ा ताकि वे FDSS मेमोरी के स्पेयर कॉर्नर्स में टक कर सकें। पहला फिक्स वॉयेजर 1 प्रोब को 18 अप्रैल को ट्रांसमिट किया। पृथ्वी से स्पेसक्राफ्ट तक और वापस आने में कुल 30 बिलियन माइल्स की दूरी है और नासा की टीम को प्रोब से रिस्पांस प्राप्त करने के लिए लगभग पूरे 2 दिन का इंतजार करना पड़ा। लेकिन 20 अप्रैल 2024 को और बड़ी राहत की सांस के साथ नासा को प्रोब से जवाब मिला कि फिक्स काम कर गया। अब इंजीनियरों को आने वाले हफ्तों में बाकी फ्लाइट डेटा सिस्टम के लॉस्ट कोड्स को फिर से लिखना होगा। इसमें ऐसे कमांड्स शामिल होंगे जो प्रोब के ज्यादा महत्वपूर्ण साइंटिफिक डेटा को घर भेजने की एबिलिटी को रिस्टोर करें। ये पहली बार नहीं है कि प्रोब्स में फेलियर्स हुए हों। अंतरिक्ष का कठोर वातावरण लंबे समय तक वॉयेजर 1 और 2 पर कठिन रहा है। वहीं अगस्त 2023 में वॉयेजर 2 के साथ भी संपर्क लगभग टूट गया था और इंजीनियरों ने सोचा कि ये आखिरी बार होगा जब वह इसे फिर से सुनेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कम्युनिकेशन फिर से एस्टेब्लिश हो गया। ये 2 स्पेसक्राफ्ट्स इतने लंबे समय से अंतरिक्ष में थे कि नासा के इंजीनियरों को कुछ प्रोब सिस्टम्स को बंद करना पड़ा। वॉयेजर 1 में अभी भी 10 में से 4 इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं और वॉयेजर 2 में 5 ऐसे हैं जो अभी भी चालू हैं। प्रोब पर पावर बचाने के लिए नासा के इंजीनियरों ने हीटर्स और दूसरे सिस्टम्स को बंद कर दिया है जो हाई गेन एंटीना के लिए पावर बचाएंगे, जो पृथ्वी के साथ प्रोब का मेन कांटेक्ट पॉइंट है। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मैग्नेटोमीटर्स और लो फील्ड मैग्नेटोमीटर्स अभी भी एक्टिव हैं और ये सूर्य और आउटर प्लैनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट्स की प्रमुख खोजों में से एक 2015 में हुई जब क्राफ्ट ने डिस्कवर किया कि हेलियोपॉज के बाद भी, जो कि हेलियोस्फीयर का बाहरी किनारा है जो बबल्स के सरफेस की तरह काम करता है और जो हमारे सोलर सिस्टम को घेरता है, कि सोलर विंड्स अभी भी चार्ज पार्टिकल्स की मैग्नेटिक फील्ड को रिडायरेक्ट कर सकती हैं। लो एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स दोनों प्रोब पर अभी भी एक्टिव हैं। ये वह इंस्ट्रूमेंट था जिसने रिसर्चर्स को 1993 में सूर्य से सोलर एक्टिविटी के एक वायलेंट बर्स्ट के बाद हेलियोपॉज का पता लगाने में मदद की थी। दोनों क्राफ्ट्स पर हाइड्रन थ्रस्टर्स अभी भी एक्टिव हैं, जो स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाते हैं और उन्हें गर्म रखने में मदद करते हैं। और दोनों स्पेस प्रोब्स में एक माइक्रोमीटेराइट शील्ड भी है जो अंतरिक्ष यान के पीछे के इंस्ट्रूमेंट्स को डस्ट और टाइनी पार्टिकल्स से बचाती है। दूसरे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी भी एक्टिव हैं, उन्हें ऑप्टिकल कैलिब्रेशन टारगेट इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, जो प्रोब के हर चार्ज पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करता है। दोनों वॉयेजर्स ने अपने लंबे डीप स्पेस ट्रेवल्स के दौरान अनगिनत बार कैलिब्रेशन के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को टारगेट प्लेट की ओर पॉइंट किया है। प्रोब्स के बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बंद कर दिए गए हैं और कुछ पावर सेव करने के लिए दशकों से बंद हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा प्रोब में रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर भी हैं। ये जनरेटर्स क्राफ्ट को पावर देने और उन्हें गर्म रखने के लिए प्लूटोनियम 238 का उपयोग करते हैं और प्रोब्स को इतने लंबे समय तक अपने मिशन को एक्सटेंड करने में मदद कर रहे हैं। हालांकि वे कमजोर होते जा रहे हैं और एक दिन द वॉयेज ऑफ मिशंस को हमेशा के लिए समाप्त करते हुए एक साथ काम करना बंद कर देंगे और वह दिन बहुत जल्द आ सकता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि प्रोब किसी दिन चुप हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वॉयेजर्स बेकार हो जाएंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दोनों स्पेसक्राफ्ट्स पृथ्वी से दूसरी सिविलाइजेशंस के लिए एक मैसेज लेकर गए हैं जो वहां मौजूद हो सकती है और कुछ पोटेंशियली अंतरिक्ष में इन प्रोब्स को देख सकते हैं। वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड्स फोनोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के बाहर रखा गया था। इन रिकॉर्ड्स का उद्देश्य किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए पृथ्वी और उसके निवासियों का एक स्नैपशॉट प्रदान करना था, जिनसे भविष्य में प्रोब्स का सामना हो सकता है। रिकॉर्ड में पृथ्वी से विभिन्न नेचुरल साउंड्स की रिकॉर्डिंग शामिल है, जैसे कि थंडर बर्ड साउंड्स और साउंड ऑफ द ओशन की आवाज। उनमें 55 भाषाओं में बोली जाने वाली ग्रीटिंग्स और दुनिया भर के कल्चर्स की म्यूजिकल सिलेक्शंस भी शामिल हैं। म्यूजिक पीसीज में बैक्स ब्रेंडनबर्ग कॉन्सर्टो नंबर 2, बीटहोवन सिम्फनी नंबर 5
और चक बेरी जॉनी बी गुड शामिल हैं। रिकॉर्ड में एनालॉग फॉर्म में इनकोडेड 116 इमेजेस भी हैं जो पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, जिनमें लैंडस्केप, एनिमल ह्यूमन एनाटॉमी और साइंटिफिक डायग्राम्स शामिल हैं। ये निश्चित रूप से मेंशन करना जरूरी है कि इस कंटेंट को एक कमेटी ने तैयार किया है जिसे लेट ग्रेट कार्ल सैन ने चेयर किया था, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर, कॉस्मोलॉजिस्ट और साइंस कम्युनिकेटर थे। रिकॉर्ड सोने की परत चढ़े तांबे से बने हैं और बिलियन ईयर्स तक अंतरिक्ष यात्रा की कठिनाइयों का सामना करने के लिए डिजाइन किए गए हैं और प्रत्येक रिकॉर्ड को एक एल्यूमिनियम कवर में बंद किया गया है जिसके बाहर प्लेबैक इंस्ट्रक्शंस खुदे हुए हैं, जिसमें स्टाइलस और कार्ट्रिज बनाने की और प्ले करने की जानकारी भी शामिल है। इसके साथ साथ 14 पल्सार्स के रिलेटिव सूर्य की लोकेशन दिखाने वाला एक डायग्राम भी है जिसका उपयोग स्पेसक्राफ्ट के टाइम और प्लेस ऑफ ओरिजिन डिटरमाइन करने के लिए किया जा सकता है। यदि अंतरिक्ष में शत्रुतापूर्ण एलियंस हैं तो हमने उन्हें हमारे ग्रह के लिए डायरेक्शंस दे दी हैं। उन्हें शायद इस बात की परवाह ना हो कि गोल्डन रिकॉर्ड्स का प्राइमरी पर्पस किसी भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स को मानवता की ओर से गुडविल का संदेश देना है जो वॉयज ऑफ प्रोब्स को रोक सकता है। खैर, आशा करते हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो। अब याद कीजिए, जब हमने आपसे कहा था कि हमारे पास आपको बताने के लिए कुछ चौंकाने वाली बात है, इसका संबंध इस अमेजिंग फेस से है कि हम अभी भी उन प्रोब्स के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम हैं, जबकि वे दोनों 15 बिलियन माइल्स से ज्यादा दूर हैं। वॉयजर 1 हमसे लगभग 38,000 मील प्रति घंटे की गति से दूर जा रहा है और वॉयजर 2 लगभग 35,000 मील प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग है जो आप नहीं जानते। हर साल हमारी पृथ्वी दोनों अंतरिक्ष यानों की ओर उनके दूर जाने की तुलना में ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। ये बात सही है कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट में 67,000 मील प्रति घंटे की गति से स्पेसक्राफ्ट की ओर घूमती है, इसलिए पृथ्वी से उनकी दूरी करीब होती जा रही है। वे अपना आउटवर्ड मोशन कभी नहीं बदलते, ये सिर्फ हम और पृथ्वी ही है जो बदलते हैं। दोनों वॉयजर प्रोब्स इंटरस्टेलर स्पेस को एक्सप्लोर करने और वैल्यूएबल साइंटिफिक डेटा को पृथ्वी पर वापस भेजने के अपने मिशन को जारी रखेंगे। वे पृथ्वी से सबसे दूर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं जो इंटरस्टेलर मीडियम में सूर्य की सोलर विंड के प्रभाव से परे काम कर रहे हैं। वे वास्तव में ह्यूमन इमेजिनेशन की इंजेन्यूटी का प्रमाण है। आज के लिए हमारे पास बस इतना ही है, लेकिन और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।